एप्लीकेशंस के बाद आता है ये क्वेश्चन। क्या है इस क्वेश्चन? विजिबल है सबको? क्लियरली दिख रहा है? ठीक है। व्हेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम is connected across a cell, its terminal potential difference is balanced at 140 centimeter और potentiometer wire। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस है 5 ओम की है, सेल के अक्रॉस कनेक्टेड है। सेल के अक्रॉस कनेक्टेड है मतलब ये देखो, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये सेल के अक्रॉस कनेक्टेड, ठीक है। और ये कितने पे बैलेंस हो रहा है? 140 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा है, ठीक है। And if 8 ohm is connected, then balancing point is at 160 centimeter. Find internal resistance of the cell. क्या कह रहा है कि जब 5 ओम की जगह 8 ओम कनेक्ट किया जाता है, तब ये कितने पे बैलेंस होता है? 160 सेंटीमीटर पे बैलेंस होता है। तो आपको सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है ना। एक एप्लीकेशन था ना अभी ऊपर पढ़ा था, क्या कि वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर इज टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, ठीक है। ओके, तो देखिए लेट्स से कि जो ईएमएफ है दैट इज E1 और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज R, ठीक है भाई। ओके, तो अब क्या हो रहा है कि L1 हो रहा है कितना? 140 सेंटीमीटर, ठीक है। L1 140 सेंटीमीटर गिवन है आपको, तो बोलो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? K टाइम्स L1, ऐसा ही होता है, नहीं होता क्या? ठीक है। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टेंस, और वो कितना होगा? I into R इज इक्वल टू K into L1 कितना है? 140। फर्स्ट केस में यही तो हो रहा है कि भाई 5 ओम का रेजिस्टेंस 140 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा है, और उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I, और जो उसका रेजिस्टेंस है दैट इज 5। अच्छा, अब मुझे बताओ इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है? E डिवाइड बाय 5 प्लस R। भाई टोटल ईएमएफ कितना है? E, और रेजिस्टेंस टोटल कितना है? 5 प्लस R। तो बोलो I1 कितना हो जाएगा इस केस में? E डिवाइड बाय, सही है, ये वैल्यू यहां रख देता हूं, E डिवाइड बाय 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 140 K, ऐसा लिख दिया, सही है। अब कह रहा है कि 8 ओम कनेक्ट होता है तो 160 सेंटीमीटर में बैलेंस होता है, तो बोलो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज V, दैट इज इक्वल टू KL2, सही है। ओके, V कितना है? IR, R कितना है? R। I का वैल्यू क्या है? बोलो पूरे का ईएमएफ E बोल रहे ना, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू 8 इज इक्वल टू K टाइम्स L2 कितना है? 160। बोलिए भाई, अब आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इसमें 3 अननोन दिख रहे हैं आपको। क्या क्या अननोन दिख रहा है भाई? E, R और K, यहां पे भी E, R और K दिख रहा है। तो अब हम क्या करें? क्या कर सकते हैं? हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना, डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। K से K कट जाएगा हमारा आंसर, कोई दिक्कत? चले आगे, तो 2 की जगह 3 उंगली लग जाती है तो ऐसा हो जाता है। A potentiometer wire of length 100 centimeter and resistance 10 ohm is connected across 2 volts. पीछे रखा है क्या? ठीक है। Potentiometer wire of length 100 centimeter and resistance 10 ohm is connected across 2 volt and unknown resistance in series. If a source of EMF 10 millivolt is balanced at 40 centimeter, then find external resistance. बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल दिया कि जो पोटेंशियोमीटर वाला जो सर्किट है ना, पोटेंशियोमीटर वायर पे जो एक्सटर्नल बैटरी लगी हुई है कितने की है? 2 वोल्ट की है। पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कितनी
है 100 सेंटीमीटर, और रेजिस्टेंस कितनी है उसकी 10। सही है, तो पहले पोटेंशियोमीटर वाला ही सर्किट बना लो। ये हो गई आपकी पोटेंशियोमीटर वाली बैटरी। सीरीज में एक अननोन रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, यहां से लेके यहां तक एक 100 सेंटीमीटर लेंथ का 10 ओम का रेजिस्टेंस वाला वायर लगा हुआ है। सही है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो इस पूरे सर्किट की बात जान लेते हैं। बोलो यहां पे करंट कितना होगा? 2/10 प्लस R। सही है, I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा, अब बताओ इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा? ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के लिए क्या लिखते हैं? V इज इक्वल टू IR, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू I इनटू R, इसका करंट इसका रेजिस्टेंस। बोलो V कितना आ जाएगा? I यहां से जाने वाला करंट कितना है? 2/10 प्लस R इनटू रेजिस्टेंस कितना है भाई इसका? 10। सही है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है। सही है, अच्छा ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कितनी लंबाई में है भाई? 100 सेंटीमीटर में है। जैसा अब ये कह रहा है कि ये 100 सेंटीमीटर में है, तो K का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ? बोलो V/L है ना, कितना आ जाएगा? V/100 यानी कि दिस डिवाइड बाय 100 करके आ जाएगा, है ना। तो 2/10 प्लस R इंटू 10 डिवाइड बाय 100 यानी कि यहाँ पे कर दो 100 इंटू 1/100 कर दिया, तो ये बन जाएगा, ये ऐसे रुक जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक, K का वैल्यू आ गया। अब ये कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर पे एक 10 मिली वोल्ट का सोर्स बैलेंस होता है। बैटरी है 10 मिली वोल्ट की, वो कितने पे बैलेंस होगी? 40 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर में जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा दैट विल बी इक्वल टू KL1। बोलो, और ये कितना दे रखा है? 10 मिली वोल्ट। सही है, बोलो K का वैल्यू क्या है? 2/10 प्लस R इंटू 1/10 इंटू L1 कितना इज इक्वल टू 10 मिली कितना? 10 की पावर -3। ये 0 कट जाएगा, ये 4 बच गया। 10 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -2 बच जाएगा ये। सही है, अच्छा यहां पे क्या नहीं पता? सिर्फ R नहीं पता, सॉल्व कर सकते हैं। मुश्किल है क्या? है ना, आसान है, कर लेंगे। 790 ओम आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैंने बोला था रेशियो लेने के लिए, रेशियो ले लेंगे। ठीक है, the sensitiveness या sensitivity of potentiometer means the smallest potential difference that can be measured with its help। भाई पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी क्या बोलेंगे? भाई एक पोटेंशियोमीटर है, अरेंजमेंट है, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इसका क्या मतलब है कि वो 1 मिलीवोल्ट को भी मेजर कर लेता है ना। और एक हम बोलेंगे कि ये सेंसिटिव नहीं है, मतलब वो 1 मिलीवोल्ट को मेजर नहीं कर सकता। मतलब जो जितने छोटे वोल्टेज को मेजर कर लेगा वो उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो बोलो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सेंसिटिविटी या सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर मींस ये छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। समझ में आया? द सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट V/S। सही है, इसका वैल्यू क्या करना है? डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है? सोच के देखो, सोच के बोलना है। इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा होगा। सोच के देखो एक बार, बढ़ाएंगे या घटाएंगे? ये तो मैं कह रहा हूं, सोचो एक बार, बढ़ाएंगे तब बनेगी बात। ओके, और कोई जवाब किसी के पास? हाँ, इंक्रीज करेंगे मतलब यहाँ गलत लिखा हुआ है।
और सर गलती हो सकती है नोट्स में, कोई बात नहीं। अभी ये पिछले साल के नोट्स है, पिछले से पिछले साल के। तुम डेफिनेशन देखो एक बार से। डिक्रीज होगा, कितने लोग, इंक्रीज वाले कितने लोग हैं? अब कोई नहीं है। एल को क्यों इंक्रीज करेंगे हम? अरे सेंसिटिवनेस, स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस तो मेजर हो सकता है। मैं कहता हूं स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता है 1 सेंटीमीटर पे, है ना? 1 सेंटीमीटर पे मेजरमेंट आया, मतलब छोटे से छोटा मेजर कर सकता हूं। सही है, ओके। मुझे चाहिए v, ये होता क्या है जो मेजर हो रहा है, दैट इज इक्वल टू KL1। ये तो 1 सेंटीमीटर में मेजर कर रहा हूं मैं, और मुझे इसकी वैल्यू क्या चाहिए? छोटी से छोटी जो मैं मेजर कर सकता हूं वो चाहिए। तो बोलो ये छोटा होगा कब? जब ये छोटा होगा, तो K का वैल्यू घटाना पड़ेगा। जो हमारा गैल्वेनोमीटर एमीटर का जो सेंसिटिविटी होता था ना, वो सेंसिटिविटी नहीं है यहाँ पे, वो था क्या? कितने कम वोल्टेज पे या कितने कम करंट पे कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ वो नहीं है, यहाँ पे छोटे से छोटा मेजरमेंट कितना हो सकता है। छोटे से छोटा मेजरमेंट कब होगा? जब K का वैल्यू छोटा होगा, तब मेजरमेंट छोटा होगा। समझ में आया? The sensitiveness of potentiometer can be increased by decreasing its potential gradient. The same can be achieved by increasing the length of potentiometer wire. Total length बढ़ा दो potentiometer wire की। भाई पोटेंशियोमीटर वायर जो है 100 मीटर लंबा है, तो मैं 1 सेंटीमीटर पे बहुत छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता हूं। यस और नो? सोच के देखो कि ये है मेरा पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है, ये 1 मीटर लंबा है, ठीक है। मैं एक से इसके अक्रॉस जो पूरा ड्रॉप है वो है लेट से 10 वोल्ट, सही है। 100 सेंटीमीटर में 10 वोल्ट ड्रॉप होता है, तो वो 1 सेंटीमीटर में कितना ड्रॉप होगा? 0.1 वोल्ट। तो 0.1 वोल्ट से छोटा मेजर नहीं कर सकता इस केस में। लेकिन इमेजिन करो कि यहां पे मैंने 10,000 सेंटीमीटर का 100 मीटर लंबा पोटेंशियोमीटर वायर दे दिया, है ना? तो बोलो अब मैं 1 सेंटीमीटर में कितना मेजरमेंट कर सकता हूं? सोच के देखो, V बाय L 10 बाय 10,000 इंटू 1 सेंटीमीटर, कितना मेजरमेंट हो गया बोलो? 0.001 वोल्ट मैं मेजर कर पा रहा हूं। कब? जब मैंने लेंथ को बढ़ा दिया। कुल मिला के बेसिकली क्या कर रहा हूं मैं? K का वैल्यू घटा रहा हूं। K मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ फॉर द पोटेंशियोमीटर वायर। या तो लेंथ बढ़ा दो तो ये घट जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप घटा दो तो भी ये घट जाएगा। समझ में नहीं आया? सही है। द सेम कैन बी अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर। इफ पोटेंशियोमीटर वायर इज ऑफ फिक्स्ड लेंथ, अगर लेंथ फिक्स्ड है, then potential gradient can be decreased by reducing the current in the potentiometer wire. पोटेंशियोमीटर वायर में करंट घट गया तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी घट जाएगा, यानी कि K का वैल्यू क्या हो जाएगा? सही है, घट जाएगा। ठीक है, reducing the current in the potentiometer wire circuit by increasing the resistance with the help of rheostat. ठीक है, क्या कर सकते हैं? करंट घटा सकते हैं। उसमें करंट घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियोमीटर वायर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ दो, ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट घट जाएगा, पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में कंपैरिजन ध्यान रहे, हरियाणा बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है ये। और ये जो डेफिनेशन है ना, एक तरह से कंपैरिजन है, ये आ सकता है अभी 3 नंबर में आ सकता है। ठीक है, हरियाणा बोर्ड में, ठीक है, आने को सीबीएसई में भी आ सकता है मोस्ट। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर, वोल्टमीटर भी क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। पोटेंशियोमीटर ये भी क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है 2 पॉइंट्स के बीच में। व्हाट इज द कंपैरिजन? इट मेजर्स द ईएमएफ ऑफ द सेल वेरी एक्यूरेटली, ये बहुत एक्यूरेटली मेजर करता है। इट मेजर्स द ईएमएफ ऑफ द सेल अप्रोक्सीमेटली। सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर ज्यादा है, ये ज्यादा अच्छा डिवाइस है क्योंकि बड़ा अरेंजमेंट है, बिल्कुल 1-1 सेंटीमीटर के 1 मिलीमीटर पे भी लगा मैं देख सकता हूं कि कितना है। लेकिन वोल्टमीटर जो है उसकी रेजिस्टेंस कुछ फाइनाइट होगी,
इनफाइनाइट रेजिस्टेंस तो होगी नहीं, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ करंट जाएगा और उसकी वजह से ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा और वो एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर पाएगा। ये कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। सही है, ओके। तो ये अप्रोक्सीमेटली करेगा, ये एक्यूरेटली करेगा। व्हाइल मेजरिंग ईएमएफ इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ द नोन ईएमएफ। अब देखो यहां पे पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है, यहां पे एक सेल मैंने कनेक्ट कर दी और ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाके कहीं यहां रख के बैलेंस होती है। अब मुझे बताओ क्या इस बैटरी से कोई करंट निकला जिसका ईएमएफ हमको मेजर करना है? क्या इससे कोई करंट निकला? नहीं। अरे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कितना है? मतलब यहाँ पे करंट जीरो है, मतलब यहां से करंट गया ही नहीं, यहां से आए, यानी कि यहाँ पे कोई भी करंट नहीं था। और करंट नहीं था तो बोलो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB फॉर बैटरी क्या होता है? E माइनस IR और चार्जिंग E प्लस IR। तो बोलो अगर डिस्चार्जिंग होती तो कितना EMF मेजर करते हैं हम? E माइनस IR करते हैं। एरर आ जाता ना, EMF तो E है और मेजरमेंट कितना होता? E माइनस IR। समझ में आया? ये होगी बात। तो इस केस में क्या हो रहा है? सिर्फ EMF ही मेजर हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां से जो करंट जा रहा है दैट इज जीरो। ठीक है, while measuring EMF it does not draw any current from the source of known EMF. While measuring EMF it draws some current from the source of EMF. सही है, okay. While measuring EMF the resistance of the potentiometer wire becomes infinite. अरे भाई EMF मेजर करते टाइम इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाती है। सर क्या बोल रहे हो, ऐसे ही हो जाएगी क्या? अरे भाई इस बैटरी के लिए इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट काउंट की जाएगी। क्यों? क्योंकि ये यहां से करंट दे ही नहीं पा रहा, इसलिए हम बोलेंगे इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ऐसा लगता है कि होगी। ठीक है ना, ओके। व्हाइल मेजरिंग ईएमएफ ऑफ द रेजिस्टेंस, ईएमएफ ऑफ रेजिस्टेंस, ईएमएफ द रेजिस्टेंस आएगा। The resistance of the voltmeter is high but finite. इसकी finite रहती है, ठीक है। Its sensitivity is high. Potentiometer is highly sensitive. Voltmeter is not highly sensitive. Its sensitivity is low. It is based on null deflection method. It is based on deflection method. ये क्या है? null deflection मतलब जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है तब एक्यूरेटली आ रहा है आंसर, और यहाँ पे जब डिफ्लेक्शन हो रहा है तब आ रहा है आंसर। मतलब ये कुछ करंट खींच रहा है, समझ में ना? तो डिफरेंस हो गया ना दोनों में, ठीक है, ओके। इट कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, है ना भाई। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है, कोई रेजिस्टेंस मेजर करना है, या कोई ईएमएफ मेजर करना है ना, उन सब कामों के लिए यूज होता है। इट कैन ओनली बी यूज टू मेजर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। सही है, तो इसके नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ज्यादा है, ठीक है। फिर भी कमर्शियली वो ज्यादा यूज होता है। क्यों होता है? बिकॉज इट इज इजी टू यूज। जहां जिन दो पॉइंट्स का निकालना है सीधा उठाओ, यहां रखो, खत्म, उनके बीच में बता देगा आपको, ठीक है ना। एक होता है मल्टीमीटर, जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करोगे या आपके घर पे कोई इलेक्ट्रिशियन आए, या जैसे गाड़ी के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में कोई दिक्कत आती है तो उनके पास एक मल्टीमीटर होता है। मल्टीमीटर बड़ा अच्छा डिवाइस है, वो आपको सब कुछ बता देता है। वो आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है, वो आपको रेजिस्टेंस भी बता देगा। आपको करंट मेजर करना है, वो करंट भी बता देगा। आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, वो भी बता देगा। तो सारी की सारी चीजें, वो भी सारी रेंजेस में, ठीक है। जैसे मान लो एक आपके पास 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो 1 ओम का रेजिस्टेंस मेजर करना है तो उसमें क्या करो, रेजिस्टेंस वाले सेक्शन में जाके और स्मॉल रेजिस्टेंस वाला सेक्शन सिलेक्ट कर दो, तो वो आपको 1 ओम की रीडिंग अच्छे से दे देगा कि भाई अप्रोक्सीमेट 0.99 ओम है या 1.02 ओम है, इस तरह से दे देगा। समझ आया? अच्छा, अगर आपको करंट मेजर करना, मान लो अगर आपको करंट छोड़ो, मान लो आपको 1 किलो ओम मेजर करना है, तो आप क्या करो, उसके डायल को 1000 ओम के आसपास सेट कर दो कि भाई लगभग इतनी रेजिस्टेंस में मेजर कर रहा हूं, फिर मेजर करो, फिर 1 किलो ओम आराम से रीडिंग दे देगा। करंट मेजर करना है मान लो, तो क्या करोगे, मान लो 1 मिली एम्पियर मेजर करना है, तो आप उसको मिली एम्पियर के सेक्शन में ले जाकर छोड़ दो, फिर वो मिली एम्पियर में करंट बताएगा। अगर आपको 1 एम्पियर करना है तो 1 से 10 एम्पियर के आसपास वाली रेंज सिलेक्ट कर लो। मान लो आपको 20 एम्पियर सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको
20 to 30 या उस वाली रेंज पे ले जाती है, सेम टू सेम पर बोलते हैं। तो एक सिंगल डिवाइस से ही सारे के सारे काम हो जाते हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना। मल्टीमीटर बहुत बढ़िया, बहुत ही वर्सेटाइल डिवाइस होता है, ठीक है ना। अब इवन जैसे अगर आप लैपटॉप वगैरह रिपेयर करवाते हैं, है ना, उसमें मान लो कोई चिप उड़ गई, है ना, कोई कैपेसिटर छोटा सा बर्न हो गया, मॉसफेट खराब हो गया, तो क्या करते हैं, अलग अलग कंपोनेंट पे अटैच कर करके देखते हैं उसको कि अच्छा यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे 4 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, अच्छा यहाँ पे 0 वोल्ट आ रहा है, मतलब ये शॉर्ट हो गया, ठीक है ना। ऐसे अलग अलग मल्टीमीटर भी होता है, ठीक है। अब है कंडक्टेंस। Conductance of a resistor is the measure of ease with which the charges flow through the conductor. Resistance याद है, कितनी मुश्किल से करंट पास कर रहा है, कंडक्टेंस कितनी आसानी से करंट पास कर रहा है, ठीक है ना। जितनी आसानी से करंट पास करेगा उसको बोलेंगे कंडक्टेंस, जितनी मुश्किल से जाएगा उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इट इज द ईज मतलब आसानी, with which the charges flow through the conductor, जिससे चार्जेस कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर सकते हैं। It is equal to inverse of its resistance, तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर दो, क्या आ जाएगा, कंडक्टेंस। एंड it is denoted by capital G, कैपिटल G कंडक्टेंस, R रेजिस्टेंस, G और R में रिलेशन, G is equal to, सही है भाई। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस ध्यान रखना, कंडक्टेंस है ना तो रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। रेजिस्टिविटी है तो कंडक्टिविटी बोलेंगे, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस मत कर देना, लास्ट में एंस आएगा, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस, ठीक है, ओके। ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स, है ना भाई, रेजिस्टेंस ओम, उसका रेसिप्रोकल ओम इनवर्स, इसको एक्चुअली उल्टी स्पेलिंग करके लिख देते हैं, MHO वो भी लिख देते हैं, ठीक है ना। और सीमन, सीमन क्या है, एक ही बात है, वन ओम इनवर्स मतलब 1 सीमन, ठीक है। डन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कहां किसका उल्टा होगा, रेजिस्टिविटी का, ठीक है। इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। सिंबल सिग्मा, कंडक्टिविटी पढ़ा भी था आपने, इज इक्वल टू 1 बाय रो, है ना, 1 बाय रो रेजिस्टिविटी, सिग्मा कंडक्टिविटी, R रेजिस्टेंस, G कंडक्टेंस। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। भाई जो रो होता है, याद है रो वाले रिलेशन, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल टू R A बाय L। एरिया किसमें मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस ओम में लेंथ, मीटर में, मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, क्या बचेगा, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो आती है ओम मीटर। अब इसका रेसिप्रोकल करना है तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, मो, MHO मीटर इनवर्स, सही है। मो पर मीटर बोल दो, मो मीटर इनवर्स बोल दो, या फिर मो को क्या लिख सकते हैं, सीमन मीटर इनवर्स, सीमन पर मीटर भी बोल सकते हैं। याद रहेगी बात, बिल्कुल याद करने वाली डेफिनेशन है। डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नीट का क्वेश्चन है ये, इस साल का आने वाला क्वेश्चन, और ये भी गलत करके आएंगे मुझे पता है। डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सारी चीजें, चार्ज का पता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम ये भी पता है, टाइम, और ये क्या है, मास। सारों को सॉल्व करोगे क्या जाएगा, m-1 l-3 a2t3। जेई एडवांस का भी क्वेश्चन बन सकता है कि इफ द फंडामेंटल क्वांटिटी इज कंडक्टिविटी, तो बताओ फोर्स के डायमेंशंस क्या होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन भी जेई एडवांस में पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक है ना, इसलिए ये बहुत जरूरी है। डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सीधा सीधा आंसर याद होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन आ सकता है, ये इस साल नीट में आ सकता है भाई, पहले बता दिया है। कई कहोगे सर पता नहीं था हमको। पॉइंट कंडक्टेंस ऑफ फॉलोइंग रेजिस्टर्स, कितना आसान लगने लग गया ना एकदम से। R है, G निकालो, 1/2, 1/0.5 यानी कि 2, R है 2 मेगा ओम, मेगा मतलब 10 की पावर 6, रेसिप्रोकल करोगे 10 की पावर -6 मतलब माइक्रो, सही है।
10 मिली ओम, मिली मतलब 10 की पावर -3, उसका रेसिप्रोकल होगा तो 3 यानी कि किलो, किलो ओम इनवर्स बन जाएगा। सही है। R इज इक्वल टू 3.5 माइक्रो ओम, रेसिप्रोकल करना आपको आता है मुझे बताने के लिए। ठीक है भाई, सीधा सीधा रेसिप्रोकल कर दें। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी बोल सकते हैं, टर्म्स बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है। इंसुलेटर कंडक्टिविटी कैसी कैसी है उसके आधार पर मटेरियल्स को क्लासिफाई कर दिया कि भाई या तो बहुत अच्छी कंडक्टिविटी है, या ठीक ठीक है, या बहुत खराब है। तीन का केस हो सकते हैं, अच्छी, नॉर्मल, खराब। तो अगर बहुत खराब है तो कौन आएगा, है ना। या फिर रेजिस्टिविटी के बेसिस पे बोलेंगे तो बहुत हाई रेजिस्टिविटी इंसुलेटर। सही है। दीज आर द मटेरियल्स whose electrical conductivity is very very small or nil, right? उल्टा लिख दिया इसने ये मटेरियल्स whose electrical conductivity is very high, very very high, हाई आएगा, या तो यहां पे हाई कर लेवल, अरे हाँ ठीक है, मतलब ध्यान दे रहे हो, है ना। तो बोलो कंडक्टिविटी कैसी होगी, बहुत ही खराब। क्यों? क्योंकि ये कौन सा मटेरियल है, इंसुलेटर। कंडक्टिविटी होगी बहुत ही कम होगी। इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, इसके बैटरी लगाई, चार्ज को जाने नहीं देंगे। यही काम होता है किसका, इंसुलेटर। एग्जांपल वुड, लकड़ी होती है, रबर, प्लास्टिक, ईटीसी। ठीक है। मान लो किसी को करंट लग रहा है तो क्या करोगे, जाके तुम हाथ पकड़ के खींच लोगे क्या? अगर तुमने उसको हाथ लगाया तो भी करंट लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जनरली लकड़ी मार देते हैं, एक लठ लिया उसके हाथ को मार दिया, एक करंट से बचा रहे थे, उसके हाथ तोड़ दिया। ठीक है। या फिर क्या करो, रबर के ग्लव्स पहनो। ठीक है। तो किसी को करंट लगा तब वो मत पहनने लगो कि अच्छा उसको करंट लगा, पहले मैं ग्लव्स पहन लेता हूँ, थोड़ी देर 5-10 मिनट लगा के फिर पहुंचाऊंगा, ऐसा नहीं। ठीक है। अगर पहने हुए हैं, अगर आप किसी ऐसे एरिया में जिसमें आप रेगुलरली ग्लव्स पहनते हैं, तो अगर किसी को लग रहा है तो उसको पकड़ के खींच सकते, उसका हाथ पकड़ के खींच सकते। जनरली ऐसा भी होता है कि जब करंट लगता है तो जो मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो वो जो इंसान है वो वायर को पकड़ लिया तो वायर को पकड़ लेता है, तो छोड़ता नहीं है। फिर क्या करना चाहिए, भाग के जैसे एमसीबी ऑफ कर दी, ठीक है, एमसीबी गिरा दी ना, इस तरह का कुछ कर सकते हैं आप। ठीक है। और जब करंट लगता है ना, जब एक्चुअली आप लोग जनरली यहाँ पे करंट लगा होगा, कभी एक बार करंट लगा ऐसे कर लेते हैं हम, हटा लिया आराम से एकदम से। लेकिन जब बहुत बड़ा वाला, बहुत हाई मैग्नीट्यूड का करंट जब लगता है ना, तब इंसान बोल भी नहीं पाता, वो वहीं खड़ा रहता है। समझ में आया? या अगर मीडियम लेवल का लगेगा तो धीरे धीरे आवाज निकलनी शुरू होगी। जैसे एक बार हमारी वर्कशॉप में क्या हुआ था कि वो करंट लग गया था मेरे क्लासमेट को, तो उसने गलती से वायर पकड़ लिया और एक ने स्विच ऑन कर दिया, तो उसके मुंह से आवाज नहीं निकली, उसने लगा उसको करंट, ओ ऐसे करने लगा, बिल्कुल धीरे धीरे करके आवाज बढ़ी उसकी। उसको देख के बाकी के मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता इसको करंट लगा तो हमें क्या करना है। टीचर ने देखा, टीचर उधर टेबल के उधर से घूम के आया, फिर उसने जाके एमसीबी गिराई, तब वो बचा, उसका हाथ तो बर्न हो गया था इधर से। ठीक है। तो बहुत ध्यान रखना होता है इलेक्ट्रिकल एरियाज। ठीक है। जैसे नाइट्राइल एक चीज होती है ना, रबर टाइप का मटेरियल होता है, नाइट्राइल ग्लव्स। भाई कई हजार वोल्ट को भी, इतना सा मोटा ग्लव्स है ना, कई हजार वोल्ट के वायर को भी आप टच कर लोगे कुछ नहीं होगा, इस लेवल की उनकी रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है ना, बेसिक आइडिया। ठीक है। तो ये बेसिक एग्जांपल्स हैं किसके, इंसुलेटर्स के। कंडक्टर्स क्या होते हैं, दीज आर द मटेरियल्स whose conductivity is very high, कंडक्टिविटी हाई होगी। The conduction of current through conductors can take place even for very small potential difference, छोटी सी बैटरी लगा दी तो भी अच्छा खासा करंट फ्लो करेगा कंडक्टर के अक्रॉस। ठीक है। ओके। कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर्स है। जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। ओके। अच्छा, ऐसा कोई नॉन मेटल बताओ तो बहुत बढ़िया कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, ग्रेफाइट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है ना, 3 बॉन्ड होते हैं, फ्री टू मूव होता है, तो इसलिए वो मूव होता है। ठीक है। और वो स्लिपरी भी होता है और वो लस्ट्रस भी होता है। ठीक है। सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, जो ना कंडक्टर है ना इंसुलेटर है, इनके बीच में है। ठीक है। इसलिए बोलते हैं इसको ना पूरा कंडक्टर है ये, इसको क्या बोलेंगे, सेमी कंडक्टर, आधा अधूरा कंडक्टर है।
ठीक है। अब हमारे लिए सेमीकंडक्टर्स बहुत जरूरी हैं। हमारे मोबाइल डिवाइसेस में, कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में जितने भी प्रोसेसर्स हैं, भाई कैलकुलेटर है ना, फोन है, हर छोटे से छोटे डिवाइस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेमीकंडक्टर यूज होता है। ठीक है, क्यों होता है अभी देखेंगे एक बार। These are the materials whose sigma lies between that of insulator and conductors. कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होते हैं ये। ठीक है। When small potential difference is applied across the ends of a semiconductor, a weak current flows through it. ठीक है ना, a weak current flows कहाँ गया रे? Through it. Example हो गए सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है। अच्छा, सिलिकॉन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड। क्यों? क्योंकि जो सिलिकॉन है वो बेसिकली आपको हर जगह मिल जाता है, जहां मिट्टी है वहां पे सिलिकॉन। समझ में आया? सिलिकॉन मतलब मिट्टी, मिट्टी से आता है। और जो आपका जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, है ना, सिलिकॉन, उसको सबसे पहले प्योरीफाई किया जाता है। आपको बहुत सारा सिलिकॉन का सोर्स लिया, मतलब एक तरह से बालू रहते हैं, मान लो, उसको हीट करेंगे, हीट करेंगे, हीट करेंगे, इम्प्योरिटीज कुछ उड़ जाएंगे, कुछ रह जाएंगे, तो उसको प्योरीफाई करते 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 99.999997% इतना प्योर होता है सिलिकॉन। जो आपका चिप बनती है ना जिसपे सिलिकॉन वेफर जो होता है, वो इतना प्योर होता है। तो बहुत वेरी वेरी हाईली प्योर होता है सिलिकॉन। तब जाके उसके ऊपर, क्योंकि जो सर्किट्स होते हैं वो एक मतलब नॉर्मल माइक्रोस्कोप से तो आपको सर्किट भी दिखाई नहीं देंगे, इतने छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं। ठीक है, जिसके बारे में कभी मैं फिर ज्ञान दूंगा, क्योंकि मेरी मास्टर्स इसी फील्ड में है ना, और फिर बाद में देखेंगे। अच्छा, यूज क्यों होते हैं सेमीकंडक्टर्स? सेमीकंडक्टर्स यूज क्यों होते हैं इसमें चिप्स के लिए? कंडक्टर क्यों नहीं यूज होते हैं? सर ज्यादा करंट तो इसमें फ्लो कर रहा है। हाँ, कंट्रोल कर सकते हैं हम सेमीकंडक्टर्स के केस में, और कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी बात है। अगर हमने कंट्रोल कर लिया है तो हम ये देख सकते हैं कि कौन सा करंट कहाँ जाएगा, कैसा सर्किट कहाँ बनेगा। अच्छा, यहाँ इतना करंट चाहिए, यहाँ इतना करंट चाहिए, यहाँ पे इतना वोल्टेज चाहिए, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए। सही है, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई सेमीकंडक्टर इज द बेस्ट। अगर कंडक्टर यूज करेंगे तो इतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और इंसुलेटर यूज करेंगे तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो फायदा क्या है? ठीक है, तो इसलिए बीच का रास्ता है वो। ठीक है, उसमें भी थोड़ा सा हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं। ठीक है, जहां पे हमको ज्यादा कंडक्टिविटी चाहिए, हम थोड़ी सी इंप्योरिटी ऐड कर देंगे तो कंडक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, कंडक्टिविटी भी घटा बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिलिकॉन यूज कर सिलिकॉन ही है। सिलिकॉन में थोड़ा सा हमारी मर्जी से, अपनी मर्जी से इंप्योरिटी ऐड कर दी, फॉस्फोरस डाल दिया उसके अंदर, थोड़ी सी उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए उसके पास। ठीक है, ओके। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? ओम्स लॉ में क्या था कि भाई द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट। क्यों बोल रहे थे? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर वगैरह चेंज होगा, क्या होगा? रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी और करंट कम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इज इक्वल टू रो की जगह 1 बाई सिग्मा भी हो सकता है, और सिग्मा क्या होता है? एन स्क्वायर टाउ बाई एम, उसका रेसिप्रोकल हो गया, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बोलो क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, है ना? मैंने आपको बताया था जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका रैंडम मोशन ज्यादा होने लग जाता है ना? अब वो क्या होगा? एक एटम से टकरा के दूसरे एटम से टकराने जा रहा है, तो वो टाइम घट गया। अब वो टाइम घट गया तो बोलो रिलैक्सेशन टाइम घट गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। सही है भाई? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस टाउ डिक्रीजेस एंड रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, रिलेशन कैसा होता है? जनरली लीनियर रिलेशन होता है, अभी आगे आ जाएगा। As the temperature of a metal conductor is increased, the ions or atoms of the metal vibrate with high amplitude about their mean position. जो आपके एटम्स हैं वो क्या करेंगे? बहुत हाई मैग्नीट्यूड के साथ वाइब्रेट करने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, दैट इज लैटिस साइड्स। ठीक है, हाँ, मीन पोजीशन जो होती है जहां पे एटम जनरली होता है उसको बोलते हैं लैटिस साइड्स। ठीक है, अगर आपने
जैसे अभी तो थोड़ा सिलेबस चेंज हो गया केमिस्ट्री का, ये तो पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट होता था, उसमें अगर आप पढ़ा होगा तो आपको पता था कि लैटिस साइड क्या होती है, बट ठीक है। Therefore, the frequency of collisions of free electrons with atoms or ions while drifting towards the positive end of the conductor also increases. ठीक है, frequency of collision भी बढ़ जाएगा, frequency of collision बढ़ जाएगा मतलब ज्यादा जल्दी जल्दी टकराएंगे वो, हर सेकंड में पहले 50 बार टकरा रहे थे, अब 200 बार टकराएंगे। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, it reduces the average relaxation time, hence the value of electrical resistance increases with temperature. सही है, रिलेशन क्या है, resistance at temperature T is equal to resistance at temperature 0 into 1 plus alpha delta T। ठीक है, अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। सही है, बोलो किसी भी टेम्परेचर पे आपको रेजिस्टेंस निकालनी है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे या एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है वो पता होना चाहिए, इंटू 1 प्लस अल्फा, अल्फा मतलब पर डिग्री सेल्सियस कितना रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा। सही है ना, इंटू डेल्टा टी, अगर 1 है तो अल्फा इंक्रीज होता है, तो बोलो अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो अगर अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव है तो बोलो एक में कुछ जुड़ गया ना, यानी कि ये वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, तो आर नॉट को 1 से बड़ी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गई। कब, जब अल्फा पॉजिटिव है, अल्फा पॉजिटिव है मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनमें अल्फा नेगेटिव होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अल्फा वैल्यू, किसी चीज के लिए अल्फा की वैल्यू ज्यादा होती है मतलब पॉजिटिव होती है, किसी के लिए नेगेटिव होती है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी कम ज्यादा होता है। समझ में आया, फॉर्मूला बोलो, R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, R इज इक्वल टू R is equal to R is equal to R is equal to नितिन बता अल्फा क्या होता है, होता क्या, नाम क्या है इसका, क्या होता है अल्फा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या होता है बताइए, फॉर्मूला बताओ, R is equal to R naught 1 plus alpha delta T, R is equal to R naught 1 plus alpha delta T, R is equal to plus ढंग से बोल, फिर से बोल दोबारा शांति। वन बोल गया था पिछली बार, वन बोलना भूल गया था पहले। ठीक है, बोलो भाई, फॉर्मूला सिंपल है, बोलो रेजिस्टेंस जो निकालना है इज इक्वल टू जो रेजिस्टेंस पता है 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, T1 पे ये रेजिस्टेंस है, T2 पे ये रेजिस्टेंस। सही है, चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, इसको ओपन कर दो, R को अंदर मल्टीप्लाई करो, R एट टेम्परेचर T, RT इज इक्वल टू R प्लस R अल्फा T2 माइनस T1 डेल्टा T लिख दिया। सही है, बोलो भाई, R को इससे करेंगे, R को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, इसको इधर लेके आओ, RT माइनस R इज इक्वल टू R अल्फा डेल्टा T। सो व्हाट इज द चेंज इन रेजिस्टेंस, R अल्फा डेल्टा T। ऐसे भी निकालो। ठीक है, चेंज पूछे, ध्यान रखना, चेंज पूछा है या रेजिस्टेंस पूछा, जो पूछा उसके हिसाब से। ठीक, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा। अब ये अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस।
पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है पर डिग्री सेल्सियस पे। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं तो पिछले रेजिस्टेंस के हिसाब से कितना इंक्रीज हो गया, और ये सही है। यूनिट ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, चेंज इन पिछले रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है तो 1 बाय पर डिग्री सेल्सियस, मतलब पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 1 बाय डिग्री सेल्सियस। जैसे मैं बोलूंगा अल्फा इज इक्वल टू 5 पर डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिखेंगे। सही है कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो 5 अल्फा का वैल्यू है कि अगर क्या हुआ 100 ओम रेजिस्टेंस था तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से काम समझ में आया ना। ये वाला फॉर्मूला रिपीट करूं क्या, फॉर्मूला याद करना है, बहुत जरूरी है। अच्छा अगर आपसे कभी अल्फा ही पूछ ले तो क्या करोगे, अल्फा पूछ ले तो क्या करोगे, यूनिट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय डिग्री सेल्सियस, यूनिट पता चल गई। R2 इज इक्वल टू R1 into 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी को लिख दिया T2 माइनस T1, R1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया R1 प्लस R1 अल्फा डेल्टा टी। सही है, बोलो R1 को इधर लेके आओ R2 माइनस R1, और इधर क्या है बोलो अल्फा चाहिए R1 into T2 माइनस T1, R1 into T2 माइनस T1, इधर ले आओ अल्फा का वैल्यू R2 माइनस R1 बाय R1 T2 माइनस T1 आ गई वैल्यू। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है यहां से। फॉर मेटल्स द वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव, मेटल्स के लिए क्या होता है भाई, अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, इंक्रीज होएगा। सही है, इसके लिए ये मेटल्स के लिए। ठीक है, because therefore the resistance of metal increases with rising temperature, टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। For insulators and semiconductors, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा इज नेगेटिव, अल्फा क्या है, नेगेटिव है, मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन बता देता हूं मैं। जब हम टेम्परेचर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर ये कंडक्टर क्यों नहीं है, और ये कंडक्टर क्यों है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए थे वो आपको फ्री टू मूव हो गए, यहाँ पे वो फ्री टू मूव हो गए, मतलब अब कंडक्टिविटी बढ़ गई है, रेजिस्टेंस कम हो गई। समझ में आया, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए। Find the temperature coefficient of resistance of a material whose resistance is 100 ohm at 10 degree Celsius and 50 ohm at 30 degree Celsius। अरे कुछ है क्या, क्या बताना है, अल्फा बताना है। सही है, कह रहा है इतनी टेम्परेचर पे इतनी रेजिस्टेंस, मैं कहता हूं ये T1 है, ये R1 है। सही है, 50 ओम है 30 डिग्री सेल्सियस पे तो ये T2 है, ये R2 है। R2 माइनस R1 बाय R1 T2 माइनस T1 आ गया, अल्फा का वैल्यू नेगेटिव दिख रहा है, आ जाएगा क्लियर है ना। क्यों नेगेटिव कैसे बोल दिया मैंने डायरेक्टली, देखो 10 डिग्री सेल्सियस पे 100 और 30 डिग्री सेल्सियस पे 50, टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टेंस घट गया तो अल्फा नेगेटिव आएगा। सही है, ओके। पेज नंबर 34, very slow. I wanted to finish this chapter today. ये देखो भाई, अब अल्फा का वैल्यू क्या था, R2 माइनस R1 बाय R1 इंटू T2 माइनस T1 है ना। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन रेजिस्टेंस। अब ये तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो गए ना, R1 था R2 हो गया, टेम्परेचर T1 था T2 हो गया, बड़े बड़े चेंजेस है ना। मुझे क्या चाहिए, छोटा छोटा चेंज, छोटे छोटे चेंज के लिए मुझे डिफरेंशिएशन पूरा चीजें याद आ रही हैं। बोलो अल्फा का वैल्यू लिखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1, इसकी जगह स्मॉल चेंज लिख दो dr, टेम्परेचर का चेंज dt, यहां क्या आ जाएगा 1 बाय r, रिलेशन दिख गया। तो dr बाय dt इज इक्वल टू R1 अल्फा आ जाएगा आपके पास, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय R1 dr बाय dt, ये रिलेशन होता है। ठीक है, अच्छा अगर आपको बोल दे कि T1 टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है दैट इज लेट्स से R1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है, और T2 पे मान लो R2 क्या आ जाएगा, R0 into 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी।
T2 बना बोल दिया तो T2 माइनस ओरिजिनल टेम्परेचर को, यहाँ पे T1 माइनस टेम्परेचर को T1 बोल दिया। ठीक है, तो आप इनका रेशियो लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर दो अलग अलग टेम्परेचर पे दे रखा हो तो दिस इज द क्या आंसर आएगा, अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइड बाय R2 T1 माइनस R1 T2। सही है, याद रहेगी ये बात नहीं, ये भी याद रखना। अच्छा, इस रिलेशन के बेसिस पे, अरे यार क्या, इस रिलेशन के बेसिस पे ग्राफ बनाया था। सही है, ग्राफ क्या बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। क्या आया, R इज इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सही है, किस किस के बीच में बनाना है, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में बनाना है। इसको ओपन कर दो, R इज इक्वल टू R नॉट इंटू R नॉट अल्फा डेल्टा टी। ये y एक्सिस पे है, ये x एक्सिस पे है, तो बोलो y इज इक्वल टू mx प्लस c। बोलो R नॉट इज द y इंटरसेप्ट, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, R नॉट अल्फा। बोलो R नॉट ये हो गया, और स्लोप क्या हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ अल्फा। ऑब्वियसली अगर अल्फा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्लोप होगी, और अगर अल्फा नेगेटिव है तो नेगेटिव स्लोप होगी। समझ में नहीं आया, अरे यार, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस का जो रिलेशन था सेम टू सेम रिलेशन किसका आएगा, रेजिस्टिविटी का। रो इज इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी आ गया। R इज इक्वल टू R नॉट था ना, तो R को क्या लिख दिया, रो L बाई ए, यहाँ पे R नॉट को लिख दिया रो नोट L बाई ए, L से L कट जाएगा, A से A कट जाएगा, आ गया ना रिलेशन। सही है, तो अल्फा का वैल्यू भी आ जाएगा यहाँ से, रो माइनस रो नोट बाय रो नोट इंटू माइनस T1। R2 माइनस R1 बाय R1 T2 माइनस T1 था ना, तो वहां पे रो माइनस रो नोट कर दिया, बस खत्म। ऐसे ही अल्फा का वैल्यू भी आ जाएगा। सही है, फिर आता है नॉन ओमिक डिवाइसेस। नॉन ओमिक डिवाइसेस मतलब ऐसे डिवाइस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ओम्स लॉ ने क्या बोला, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, जितना वोल्टेज लगाएंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, है ना। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR, है ना। V और I क्या है, प्रोपोर्शनल। अब ग्राफ बना देते हैं किसके बीच में, V और I के बीच में। सही है, बोलो ऐसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन बनेगा अगर, तो बोलेंगे ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है ना। अगर सीधी लाइन नहीं बनी तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो ओम्स लॉ को फॉलो करने वाले की ऐसी सीधी लाइन बनेगी। और स्लोप किसके बराबर है, बोलो, ये है y, ये है x एक्सिस के अलाउंग, तो y इज इक्वल टू mx बन गया। y इज इक्वल टू mx में m क्या होता है, स्लोप, तो इस केस में स्लोप होती है रेजिस्टेंस। समझ में नहीं आया ना, पढ़ा ना, y इज इक्वल टू mx में, तो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अच्छा, अगर नॉन ओमिक होगा तो सीधी लाइन मिल जाएगा, कहीं आगे जाकर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा या इधर मुड़ जाएगा। सही है, यस। अरे यार फोन भी लिया, हाँ कुछ भी होता रहता है। फ्लो में दो की जगह तीन में लग जाता है, पता नहीं कौन कहाँ चला जाता है। ठीक है, आदत 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 ऐसी है ना। अगर तुम लोगों को लगता हो क्या खराब हो गया तो प्लान नहीं आता, अरे आदत नहीं है ना। हम तो उस टेक्नोलॉजी के जमाने से आए हैं जब इंटरनेट की स्पीड 10 kbps हुआ करती थी, और गाना डाउनलोड करने में 15 से 20 मिनट लगते थे, एक गाना डाउनलोड करने में। तुम समझ रहे हो, 10 kbps 15 kbps तो बहुत हाई फाई स्पीड थी। 100 kbps तो हम ये मानते थे, कोई पता नहीं तहलका मच गया। तो ये जेस्चर्स में एक उंगली इधर उधर लग जाए तो डोंट माइंड है, ठीक है। तो हम कहा थे डिवाइसेस, जैसे मैं माउस ज्यादा प्रेफर करता हूं, माउस की बात। डिवाइसेस व्हिच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक डिवाइसेस। नाम में लिखा हुआ है नॉन ओमिक, ओम को नहीं मानने वाले, नॉन ओमिक, व्हिच डू नॉट फॉलो। एग्जांपल वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स आर द फर्स्ट टाइप ऑफ transistors that were used
एज प्रोसेसर्स, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब हो गई, सेमीकंडक्टर हो गया, डायोड, डायोड होता है सेमीकंडक्टर डिवाइस, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए या ट्रांजिस्टर हो गए, ठीक है। ये भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। तो ये जो है ये बेसिकली क्या है, नॉन ओमिक डिवाइसेस, ठीक है। ओके, ओमिक में तो सीधी सीधी लाइन बनेगी, नॉन ओमिक में सीधी लाइन नहीं बनेगी, ठीक है। या तो वो नीचे मुड़ जाएगी या ऊपर मुड़ जाएगी या फिर वो कुछ और ही हो जाएगा, सही है। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये डायोड की कैरेक्टरिस्टिक होती है, आगे चैप्टर्स में लास्ट के चैप्टर्स, ठीक है। फॉर ऑल नॉन ओमिक डिवाइसेस द वीआई कर्व इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, नॉन ओमिक कर्व होगा तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। देयरफॉर ऑल नॉन ओमिक डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड नॉन लीनियर डिवाइसेस, नॉन ओमिक या नॉन लीनियर डिवाइसेस। थर्मिस्टर क्या होते हैं, देखो डेफिनेशन है, अब याद करनी है आपको, ये आखिरी रट्टा मार लें, ठीक है। A thermistor is a heat sensitive device whose sensitivity changes very rapidly with the change of temperature, सही है। टेम्परेचर थोड़ा सा बदलेगा तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, जिसकी बदल जाए उसका नाम थर्मिस्टर, सही है। अल्फा फॉर थर्मिस्टर्स इज वेरी हाई, अल्फा का वैल्यू क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर अल्फा पे डिपेंड करता है, सॉरी चेंज इन रेजिस्टेंस अल्फा पे डिपेंड करता है। अल्फा ज्यादा तो चेंज इन रेजिस्टेंस भी ज्यादा, ठीक है। विच में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। थर्मिस्टर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑक्साइड्स ऑफ वेरियस मेटल्स, थर्मिस्टर किससे प्रिपेयर होते हैं भाई, मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड, पता है मेटल ऑक्साइड क्या है, मेटल और ऑक्सीजन का बॉन्ड ज्यादा है ना, ठीक है। ओके, अच्छा ये बताओ मेटल क्या होता है, मेटल तो मेटल होता है, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, आयनिक या कोवैलेंट, आयनिक बॉन्ड बनता है, क्यों, क्योंकि मेटल का इलेक्ट्रो पॉजिटिव, नॉन मेटल का इलेक्ट्रो नेगेटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक पे पॉजिटिव आ जाएगा, एक पे नेगेटिव होता है, बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बन जाएगी, और वो अट्रैक्टिव फोर्स के कारण जो बॉन्ड बनता है दैट्स कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। याद आई कुछ, तो याद ठीक है ना। हाँ, तो कहां है, ठीक है। सच एज निकल, आयरन, कॉपर, इनके जो ऑक्साइड होते हैं उनसे थर्मिस्टर बनते हैं, थर्मिस्टर का अल्फा वेरी हाई होता है, चेंज इन टेम्परेचर के साथ रैपिडली रेजिस्टेंस चेंज होती है, अल्फा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। ओके, साइज ऑफ ए थर्मिस्टर इज वेरी स्मॉल, ठीक है। थर्मिस्टर का साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, एंड इट कैन हैव रेजिस्टेंस इन द रेंज ऑफ 0.1 ओम टू 10 की पावर 7 ओम, तो बहुत छोटी रेजिस्टेंस से बहुत बड़ी रेजिस्टेंस तक इनकी वैल्यू हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन देयर कंपोजिशन, कि भाई किस चीज का बनाया है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ठीक है ना, क्या टेम्परेचर है, ठीक है। ओके, A thermistor is different from an ordinary resistance in the following ways. वैसे थर्मिस्टर भी तो आप रेजिस्टेंस ही होती है बेसिकली, वही इसमें चेंज होती है, तो नॉर्मल थर्मिस्टर और नॉर्मल रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है वो देख लो। अल्फा क्या होगा, बहुत हाई होगा, अल्फा पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, सही है। अच्छा, फिर इसका यूज क्या है, कहां यूज करें, देखो भाई, एप्लीकेशंस ऑफ थर्मिस्टर टू डिटेक्ट स्मॉल टेम्परेचर चेंजेस often as small as 10 की पावर -3 डिग्री सेल्सियस, एक नहीं 10 की पावर -3, 0.001 डिग्री सेल्सियस चेंज आ गया ना तो भी सेंस कर सकते हैं हम, कैसे, करंट चेंज हो जाएगा, थर्मिस्टर को सर्किट में लगा दे, सही है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, करंट फ्लो करेगा कुछ, हमने देख लिया 0 डिग्री सेल्सियस के इतना करंट फ्लो करता है। अब मैंने उसको ले जाके कहीं कमरे में रख दिया, वहां टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर चेंज हो गया तो उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो गया, तो सर्किट में करंट भी चेंज हो जाएगा, सही है। तो हम ये पहले ही एक्सपेरिमेंट करके रखते हैं कि भाई कितने टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस था, कितना करंट फ्लो कर रहा था, हर एक टेम्परेचर पे कितना कितना करंट फ्लो करेगा हम सब पता कर लेते हैं, तो करंट देख के टेम्परेचर बता देते हैं, समझ में आया, सही है। टू डिटेक्ट स्मॉल टेम्परेचर चेंजेस, थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा, सर्किट का करंट चेंज हो जाएगा, मेजर करके हम बता देंगे, ठीक है। टू सेफगार्ड फ्रॉम ओवर करंट इन वेरियस एप्लीकेशंस, क्या बोला, सेफगार्ड, जैसे फ्यूज होता है, फ्यूज याद है ना, क्या होता है, जैसे ही ज्यादा करंट आया मेल्ट हो गया, ऐसे ही यहाँ क्या हो रहा है, जैसे ही बहुत ज्यादा करंट आएगा इसका खुद का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, इसका खुद का टेम्परेचर चेंज होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और ज्यादा बढ़ जाएगी और ज्यादा बढ़ जाएगी और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्या होगा, ओवरऑल करंट कम हो जाएगा। यूज्ड फॉर टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट्स, टेम्परेचर कंट्रोल करना है, मान लो जैसे फ्रिज है, फ्रिज में क्या होता है,
भाई टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है। मान लो आपने सेट कर दिया कि भाई मेरे को चाहिए कि इस फ्रिज का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए। आपने फ्रिज खोला, गर्म हवा अंदर चली गई, ठंडी हवा बाहर चली गई, टेम्परेचर हो गया 5 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रिज को पता भी तो होना चाहिए ना ये टेम्परेचर अब 5 डिग्री सेल्सियस हो गया है, तो फिर वो क्या करेगा, कंप्रेसर चालू कर देगा और ज्यादा ठंडा करना चालू कर देगा। सही है। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, फिर रुकना भी तो पड़ेगा, नहीं तो वो और ज्यादा ठंडा कर देगा। मुझे 0 चाहिए ना, -5 तो नहीं चाहिए। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कौन बताएगा उसको कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है? थर्मिस्टर बताएगा कि भैया अब टेम्परेचर 0 हो गया है, अब और ठंडा मत कर। वो एक नॉब होती है ना फ्रिज में, वो बेसिकली थर्मिस्टर को कंट्रोल करती है। समझ नहीं आया? होती है ना फ्रिज में नॉब। हाँ। वोल्टेज स्टेबलाइजिंग एंड रिमोट सेंसिंग, वोल्टेज को स्टेबलाइज करने और रिमोट सेंसिंग। देखो भाई, अगर कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है या कहीं पे करंट बहुत ज्यादा है, करंट के कारण भी हीट प्रोड्यूस होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां से एक फीडबैक ले सकते हैं। जैसे अभी आपको पता नहीं है, लेकिन आगे चल के एक चैप्टर होता है, एक सब्जेक्ट होता है कंट्रोल सिस्टम्स। ठीक है। वहां क्या होता है कि वहां क्या हो रहा है सर्किट में, फलानी जगह कितनी वोल्टेज है, कितना करंट है, उसके आधार पर हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि यहाँ पे हमको क्या करना है। ठीक है। तो अगर कहीं पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है ना, या बहुत लो टेम्परेचर है, तो कितनी बिजली भेजनी है, कितना क्या करना है, क्या सिग्नल भेजना है, वो सब हम यहाँ पे थर्मिस्टर्स की मदद से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना। मान लो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस घटिया बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस चेंज होगी, करंट चेंज हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ही वोल्टेज को स्टेबलाइज करने का मौका मिलता है कि भाई वहां पे बहुत ज्यादा करंट हो गया, तो क्या करो, वोल्टेज भी कम करो ताकि ओवरऑल करंट कम जाए। अच्छा, वहां पे करंट कम जा रहा है तो वोल्टेज इधर से बढ़ा लो ताकि वहां पे जितना चाहिए उतना करंट चला जाए। ठीक है। सुपर कंडक्टिविटी। ऑलराइट, टाइम इज 10:06, दिस इज पेज नंबर 36। कलर कोडिंग क्या? हाँ कर ही लेते हैं इसको। सम मेटल्स एंड अलॉयज एट वेरी लो टेम्परेचर। जब सुपर कंडक्टिविटी, नाम है सुपर और कंडक्टिविटी, मतलब बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी हो गई, मतलब रेजिस्टिविटी बहुत ही कम, बहुत कम रेजिस्टेंस हो गई। मैं कहता हूं जीरो रेजिस्टेंस, जीरो। ठीक है। सम मेटल्स एंड अलॉयज एट वेरी लो टेम्परेचर लूज देयर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ही खो देते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं भाई? सुपर कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस खत्म, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा, सुपर कंडक्टिविटी हो गई। एज द टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर जैसे जैसे घटता है, रीचेज ए सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब पहुंच जाता है, उस क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन मतलब बदलाव का टेम्परेचर। क्या होगा, नॉर्मल से सुपर कंडक्टर बन गया कोई चीज। ठीक है। The resistance of the material completely disappears and the material becomes a superconductor। ठीक है, रट्टा मारना इसको बहुत बढ़िया वाला। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कौन है? Hg, मरकरी। ठीक है, मरकरी है। देखो भाई, मैं टेम्परेचर घटाता जा रहा था। ठीक है। करंट और वोल्टेज का कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन था। ठीक है, कर्व बन रहा था करंट और वोल्टेज में। एक टाइम पे आके क्या हुआ, 4.2 केल्विन पे जैसे ही पहुंचा, एकदम से रेजिस्टिविटी खत्म हो गई। देखो ऐसा ग्राफ बनेगा। देखो इससे पहले बात मान करो 4 केल्विन की बात, 4 केल्विन पे क्या आ रहा है बोलो? वेरी स्मॉल चेंज इन वोल्टेज विल लीड टू वेरी लार्ज करंट। दैट मींस it becomes a superconductor. Applications of superconductors for making very strong electromagnets. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहां पे करंट फ्लो होता है वहां मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो करंट को कंट्रोल करके हम मैग्नेट फील्ड बना सकते हैं। उन मैग्नेट्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, अभी आगे चैप्टर आएगा उसमें फिर से पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगर कंडक्टिविटी बहुत कम होगी तो करंट बहुत ज्यादा होगा, करंट बहुत ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज्यादा होगा। तो क्या बन जाएगा वो? सुपर मैग्नेट या वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है। ठीक है। फॉर मेकिंग वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स, बहुत हाई स्पीड कंप्यूटर्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, बोलो जहां बिजली बनती है हमारे घर तक आती, बहुत सारे लॉस हो जाते हैं, है ना, 5-10% लॉस हो जाता है। तो बोलो उस लॉस को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सुपर कंडक्टर। वो क्या होगा?
लॉस को खत्म ही कर देगा, है ना। जितनी बिजली बनी थी सारी की सारी पहुंच जाएगी, है ना। देवांशु का ध्यान कहीं और चला गया है, भाई यहीं ध्यान रखना है, इधर उधर देख रहा है, क्या देख रहा है। इट इज यूज्ड इन मटेरियल साइंस रिसर्च एंड हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है। और ये कहाँ यूज होता है, बोलो। साइंस रिसर्च में होता है, मटेरियल साइंस रिसर्च में, एंड हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स में यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल को बहुत हाई स्पीड पे एक्सेलरेट करवाते हैं। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर सुना है कभी, है ना। वहां पार्टिकल्स का कोलिजन करवाते रहते हैं, उनको हाई स्पीड पे भेजते कैसे, यूजिंग सुपर कंडक्टर, ठीक है। ओके, मीसनर इफेक्ट। मीसनर इफेक्ट क्या होता है, इट स्टेट्स दैट at or below the transition temperature there is no magnetic field or magnetic flux density inside a superconductor। ये कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो लगभग हर चीज के आसपास निकल जाता है, ठीक है। लोहे के अंदर से निकल जाएगा, लकड़ी के अंदर से निकल जाएगा, लेकिन एक स्पेशल टाइप के मटेरियल होता है, इसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक, ठीक है। वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करते, मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से जाने नहीं देते। तो ये इफेक्ट जब ऑब्जर्व किया गया तो ये पता किया गया कि जो सुपर कंडक्टर होते हैं उनके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं होता, दे बिकम परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। ये दोबारा आएगा, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई आपको। सुपर कंडक्टर्स आर डायमैग्नेटिक, उनके अंदर से कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ पास नहीं करता, यही है, ठीक है। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स, ठीक है। सबसे पहले तो लैब में आपके पास एक रेजिस्टेंस है, उसको देख के कैसे पता करेंगे कितने ओम का रेजिस्टेंस है, कैसे पता करेंगे, ऐसे जादू से ऐसे करके तो नहीं करेंगे, उसके ऊपर कुछ लिखा होना चाहिए। अब लिखना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लिखने की बजाय क्या करते हैं, स्पेशल टाइप की कोडिंग यूज होती है, जिसका नाम है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स, ठीक है। अच्छा, ठीक है। जैसे जो आपके पास रेजिस्टेंस होगा ना, उसके ऊपर इस तरह के रंग, ऐसे पट्टियां बनी होंगी, ऐसे पतली पतली लाइन बनी होगी, ठीक है। उसको देख के आप बता सकते हैं, ठीक है। ये देखो, इधर सबसे राइट साइड में होती है टॉलरेंस, ठीक है। इधर गोल्ड सिल्वर टाइप का कलर मिलेगा, तो आप ऐसे पकड़ लो कि ये आपके राइट साइड में हो जाए, बाकी तीन रंग है, ये क्या हो जाए, लेफ्ट साइड, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे कौन से रंग हैं, हर एक रंग को एक डिजिट मिली हुई है, हर एक कलर को क्या मिला हुआ भाई, एक डिजिट मिली हुई है। जैसे 0 मिला हुआ है ब्लैक कलर को, 1 मिला हुआ है ब्राउन को, 2 रेड, 3 ऑरेंज, 4 येलो, 5 ग्रीन, 6 ब्लू, 7 वायलेट, 8 ग्रे और 9 व्हाइट, सही है। और 10 की पावर -1 हो तो गोल्ड है, ठीक है। गोल्ड सिल्वर है तो क्या हो जाएगा, बोलो, 10 की पावर -1 और 10 की पावर -2, सही है। और टॉलरेंस में जो लास्ट वाली पट्टी होती है, वहां पे कौन सा रंग है, गोल्ड है, सिल्वर है, या कोई कलर नहीं है। टॉलरेंस मतलब वो कितना एक्स्ट्रा करंट झेल सकता है, या कितना कम ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस हो सकती है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो बोलो, गोल्ड का जो टॉलरेंस है दैट इज 5%, गोल्ड पट्टी है मतलब उस रेजिस्टेंस का टॉलरेंस 5% है। सिल्वर 10%, नो कलर 20%, सही है। अब देखो, इसको याद करने का तरीका देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा, BBROYGBBGWGS, सही है। ये देखो, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर एन मतलब नेकलेस, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं, हाँ, वेरी गुड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, या फिर वेरी गुड वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ऐसे भी आता है, ठीक है। 0 से 9 तक लिखा, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, और फिर टॉलरेंस याद हो गया आपको, ये ऑर्डर भी याद हो गया है ना। अच्छा, अब देखो यूज कैसे करना है, देखो यहां पे पहला कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर और चौथा कलर, ठीक है। बोलो, यहां पे फॉर एग्जांपल आ गया ब्लैक कलर मतलब 0, फिर आ गया आपका सेकंड डिजिट, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका मल्टीप्लायर, फिर टॉलरेंस। क्वेश्चन देखो, फॉर ए गिवन कार्बन रेजिस्टर द फर्स्ट स्ट्रिप इज येलो, पहली स्ट्रिप क्या है, येलो, दूसरी क्या है, रेड,
थर्ड है ऑरेंज, फोर्थ इज गोल्ड। व्हाट इज द रेजिस्टेंस? ठीक है, पहली येलो है, येलो को कितना मिला हुआ है? 4। सेकंड इज रेड, रेड को कितना मिला हुआ है? 2। थर्ड है ऑरेंज, देखो ऑरेंज क्या है? 3 है, ऑरेंज 3। और तीसरी पट्टी किसके लिए होती है? मल्टीप्लायर के लिए। मल्टीप्लायर है मतलब 10 की पावर 3 हो जाए। पहला कितना हो गया? 4, फिर 2, और फिर तीसरा मल्टीप्लायर हो गया, और लास्ट में क्या था? गोल्ड है ना, गोल्ड था ना। गोल्ड, गोल्ड मतलब टॉलरेंस, तो प्लस माइनस 5%। समझ में नहीं आया? अरे भूल गया यार। सेम टू सेम। रेजिस्टेंस ऑफ ए कार्बन रजिस्टर इज 2.4 into 10 की पावर 6 ओम प्लस 10%, प्लस माइनस 10%। फाइंड द कलर कोड। तो बोलो ये क्या लिखा हुआ है? 2.4 10 की पावर 6, तो मैं बताऊं 24 10 की पावर 5 बोल सकते हैं इसको, प्लस माइनस 10%। तो ये सिल्वर हो गया। 2 4 2 की जगह रेड, 4 की जगह येलो, 10 की पावर 5 ब्लू, और ये सिल्वर आ गया। दिस चैप्टर इज बेसिकली फिनिश्ड। You can try anything and everything you want with this chapter.